बच्चों, तो अपना जो अगला प्रश्न बनता है वो बनता है 4 प्रगतिवादी कवि और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पे 4 कवि आपको बताए तो जा रहे हैं, पर यदि आपका प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछा जाता है कोई 2 कवि प्रगतिवादी कवि का नाम उनकी रचना के साथ लिखिए, तो आपको कोई 2 कवि ही लिखने रहेंगे। ये 4 यहाँ पे आपको इसलिए याद कराए जा रहे हैं कि आप आसानी से 2 कवि तो याद रख ही सकें। तो इसका जब प्रश्न बनेगा तो उसका उत्तर हम लिखेंगे, कवि का नाम और उसके सम्मुख लिखेंगे उनकी रचनाएं। तो जो हमारे प्रगतिवादी कवि हैं वह है नागार्जुन। नागार्जुन की रचना है युगधारा। शिवमंगल सिंह सुमन हिल्लोल। त्रिलोचन जी की रचना है धरती और केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है युग की गंगा। यहाँ पे 4 प्रगतिवादी कवि बताए जा रहे हैं। आपको 2 अंक के प्रश्न में यदि 2 कवि पूछे जाएं, उनकी रचना पूछी जाए, तो आपको 2 कवियों के नाम उनकी रचना के साथ ही लिखने हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो प्रश्न बनता है वह बनता है प्रयोगवादी काव्य पर। प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। और प्रश्न पूछ सकते हैं प्रयोगवादी काव्य की कोई 2 प्रवृत्तियां या विशेषताएं लिखिए। तब हम इसमें से कोई 2 प्रवृत्तियां या कोई 2 विशेषताएं जो आपको आसानी से याद हो जाती हैं वो परीक्षा में लिख के आएंगे। प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली विशेषता है नवीन उपमानों का प्रयोग। तो इस काल के कवियों ने अपनी कविता में नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। प्रेम की भावनाओं का खुला चित्रण। इस काल के कवियों ने अपनी रचना में प्रेम की भावना का खुला चित्रण किया है। निराशावाद की प्रधानता, अहंकार की भावना का समावेश इस समय की कविता में हुआ है। तो ये जो 5 यहाँ पे 4 दी गई है जो विशेषताएं, उनको आप क्रमशः याद कर लीजिए। कोई 2 आपको प्रश्न पत्र में लिख करके आनी होगी। अब प्रयोगवादी कवि अज्ञे, हरिघास क्षण भर इनकी रचना है। मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा उनकी रचना है। इसका जो अगला प्रश्न बनता है वो बनता है नई कविता पर। नई कविता की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं संक्षेप में लिखिए या फिर नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो जब हम नई कविता की 2 विशेषताएं लिखेंगे तो वो 2 अंक में लिखेंगे। यदि 3 अंक में आएगी तो 3 विशेषताएं लिखेंगे। तो उसी के अनुसार हम यहाँ पे तैयारी करेंगे। वैसे ये संभवतः 2 अंक के प्रश्न में ही आता है। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं बच्चों निम्नलिखित है। पहली विशेषता है लघु मानवतावाद की प्रतिष्ठा और दूसरी विशेषता है प्रयोगों में नवीनता। तीसरी विशेषता जो नई कविता की है वह है क्षणवाद को महत्व। इस जीवन के प्रत्येक क्षण के, इस काल के कवियों ने जीवन के प्रत्येक क्षण के महत्व को माना है। अगली जो विशेषता है वह है अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। अगली विशेषता कुंठा, संत्रास, मृत्युबोध, इनका मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण किया गया है। अगली विशेषता है बिंब, नए बिंबों की खोज की है। अगला प्रश्न है व्यंग्य प्रधान रचनाएं हैं। इस काल के कवियों ने व्यंग्य प्रधान रचनाएं की है। तो ये जो थी नई कविता की हमारी विशेषता या जिन्हें हम प्रवृत्तियां भी कहते हैं वह थी। अब हम नई कविता के प्रमुख कवि जो कि हैं भवानी प्रसाद मिश्र और डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त या दुष्यंत कुमार, इनके नाम भी याद कर लें। वैसे यहाँ से पृथक में आपको स्लाइड में एक उसका भी प्रश्न समझाने जा रही हूँ। नई कविता के 4 प्रमुख कवियों के नाम और उनकी 2-2 रचनाओं के नाम यहाँ पे लिखे हैं। पर प्रश्न में यदि पूछा जाता है कि नई कविता के कोई 2 कवियों के नाम उनकी रचना के साथ लिखिए, तो आपको उसी प्रकार से कोई 2 कवियों के नाम लिखने हैं और उनके सम्मुख उनकी रचनाएं लिखनी है। तो नई कवि के नाम है भवानी प्रसाद मिश्र और उनकी रचना है सन्नाटा और गीत फरोश। अगले जो कवि हैं वह नई कविता के हैं कुंवर नारायण जी और चक्रव्यूह आमने सामने उनकी रचना है। दुष्यंत कुमार की रचना है सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे। अगली रचना नरेश मेहता की वन पाखी सुनो और उत्सव। तो यहाँ पे 4 कवि आपको याद करने के लिए दिए जा रहे हैं। आप चारों को याद कर लीजिए। प्रश्न पत्र में जैसा भी आपको प्रश्न पूछा जाए उसी निर्देशानुसार आपको वहाँ उत्तर लिख करके आना है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सौंदर्यबोध तथा भाव एवं विषय वस्तु पर आधारित हमारे कुछ प्रश्न बनेंगे। उसमें है सुदामा चरित किस काव्य की श्रेणी में आता है? तो यह आता, इसका उत्तर होगा खंड काव्य की श्रेणी में।
बच्चों ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रृंखला में या एक वाक्य में या रिक्त स्थान में कैसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चूंकि आपको ये पता है कि आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न या छोटे प्रश्न नहीं दिए गए हैं, कुछ निर्धारित प्रश्न अभ्यास के लिए दिए गए हैं, इसलिए हमें संपूर्ण पाठ्य वस्तु जो हमारा काव्यांश है या कविता है वह हमें पूरी उसका भावार्थ समझना होगा और उसी में से ही प्रश्न बन के आएंगे। उसमें जो कवि परिचय भी दिया रहता है वह भी हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि छोटे छोटे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो वहीं से ही निर्माण करके प्रश्न में रखे जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको उदाहरण स्वरूप बताया जा रहा है। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किनके साथ गए थे? तो सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए थे। गोपियाँ किसे प्रेम करती हैं? गोपियाँ प्रेम करती हैं श्री कृष्ण को। उत्साह कविता के कवि का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जो आपको अनुक्रमणिका पुस्तक के आरंभ में दी है या जो विशेष सूची दी है उसको तो आपको पहले से ही तैयार करना है। उसका जो लेखक है, उसके जो कवि हैं, उनके साथ पाठ का नाम तैयार करना होगा। अब 2 अंक के हम प्रश्न पर आ जाते हैं। 2 अंक के प्रश्न को श्रृंखला में हम गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है, ये कुछ उदाहरण के स्वरूप आपको प्रश्न बताए जा रहे हैं, उनको आपको उसी प्रकार से तैयारी करनी है और अभ्यास पुस्तिका में लिखते हुए उत्तर पुस्तिका में लिख के आना है। उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं कर सके, इसलिए गोपियों को वे भाग्यहीन लगते हैं। यहाँ व्यंग्य भाग्यवान कहने में व्यक्त है, विपरीत लक्षण से भाग्यवान का अर्थ भाग्यहीन है। अगला प्रश्न, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा के हित का पूरा ध्यान रखना होना चाहिए और प्रजा को किसी प्रकार से सताया नहीं जाए, उसको किसी प्रकार से कोई दुख या पीड़ा न पहुंचाई जाए, यही राजा का धर्म अपनी प्रजा के लिए होता है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की कौन कौन सी विशेषताएं बताई है? तो यहाँ तो कोई 5 विशेषताएं आपको लिखी गई हैं। तो यदि आपको 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है तो कोई 2 विशेषताएं ही आपको उसमें लिख करके आनी होगी। वीर योद्धा धैर्यवान होते हैं, वे शोभ से रहित होते हैं, वीर पुरुष किसी को अपशब्द नहीं कहते, शूरवीर युद्ध के मैदान में वीरतापूर्वक कार्य करके दिखाते हैं, वे युद्ध में शत्रु को उपस्थित पाकर अपने प्रताप की डींगे नहीं मारा करते। तो ये आपका अब स्मृति को पाथेय बनाने से कवि प्रसाद जी का क्या आशा है? ये प्रश्न आपका आत्मकथ्य पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता अपने जयशंकर प्रसाद जी हैं। अपने जीवन की राह में आगे बढ़ते हुए पुराने सुखद क्षणों को याद करके ही वह अपना सफर तय कवि करके अपने जीवन की मधुर स्मृतियों को अपना संबल बनाता है। वह उन्हीं स्मृतियों के सहारे से अपना जीवन जी रहा है। इस प्रकार उसकी मधुर स्मृति ही उसकी यात्रा का संबल बनी हुई है। स्मृति के पाथे बनने से कवि का यही आशय है। अगला प्रश्न, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? इसके माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद क्या कहना चाहते हैं? मुरझाकर गिर रही पत्तियां मनुष्य को मिलने वाले दुखों और नश्वरता की प्रतीक हैं। इनके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि मानव जीवन में अभाव और कष्टों का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उसका सहज और सरल जीवन निराशा को प्राप्त हो जाता है। अब हम आ जाते हैं ये अगले प्रश्न पर। यह भी हमारा अक्सर 2 अंक में ही पूछा जाता है। पिछले जो प्रश्न पत्र है उसमें 2 अंक में ही कवि परिचय पूछा गया है। अब कवि परिचय जब पूछते हैं तो सबसे पहले हम उनकी रचनाएं पूछते हैं। रचनाएं उसमें 3 बिंदुओं के आधार पर हमारे कवि परिचय होता है या काव्यगत विशेषताएं लिखने के लिए आती है। उसमें जो एक बिंदु होता है वह होता है रचनाएं। कोई 2 रचनाएं लिखिए या भाव पक्ष लिखिए या कला पक्ष लिखिए या साहित्य में स्थान लिखिए, वो अपने प्रश्न पत्र पर निर्धारित करेगा कि वो कैसा प्रश्न देंगे। हमें तैयारी तो पूरी ही करनी है। तो यहाँ पे जो अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं सारे कवि, उनकी कुछ रचनाएं मैंने याद करने के लिए आपको सुविधा के लिए यहाँ पे एकत्रित करके रखी हैं, तो आप उनको यहीं से याद कर सकते हैं। जैसे सूरदास जी की रचना है सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। तुलसीदास जी की प्रमुख रचना है रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है आंसू, झरना, कामायनी। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की निराला जी की रचना है कुर्मुत्ता, परिमल, अनामिका। नागार्जुन की रचना है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली। और मंगलेश डबराल जी की रचना है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता। अब हम यहाँ पे एक आपको उदाहरण स्वरूप काव्यगत विशेषताएं कैसे लिखी जाती हैं वो हम देते हैं। ये आपको परीक्षा की दृष्टि से इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। रचनाएं रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, कवितावली।
भाव पक्ष में होगा तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। तुलसीदास जी का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक एवं समन्वयवादी था। कविवर तुलसीदास तत्कालीन समाज में भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने गए हैं। कला पक्ष तुलसीदास जी की भाषा संस्कृत निष्ठ है। भाषाओं में अवधी एवं ब्रजभाषा के शब्दों के साथ साथ कहीं कहीं अरबी फारसी भाषा की लोकोक्तियों का भी प्रयोग मिलता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में दोहा, चौपाई, कवित्त, सोरठा, हरिगीतिका, सवैया आदि छंदों का प्रयोग किया है। तुलसीदास जी के काव्य में प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है। हिंदी साहित्य में स्थान में हम लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। वास्तव में तुलसीदास जी हिंदी के अमर कवि हैं जो युगों युगों तक हमारे बीच जीवित रहेंगे। तो ये आपको उदाहरण के स्वरूप है। अब यहाँ पे कुछ भावार्थ दिए जा रहे हैं। भावार्थ में मैं आपको एक लिखने का तरीका बता दूंगी। यहाँ पे सबसे पहले हम संकेत लिखेंगे। संकेत में काव्यांश की पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति लिखी जाती है, फिर संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर उसका भावार्थ लिखा जाता है। संदर्भ में लिखा जाता है पाठ का नाम, कवि का नाम। प्रसंग में लेखक या कवि, यहाँ पे हम जब काव्यांश की बात कर रहे हैं तो कवि आएगा। कवि में काव्यांश में या कविता में इस पद में कवि क्या कहना चाहता है, मुख्य रूप से उसके कहने का क्या आशय है, वो एक या दो पंक्ति में लिखा जाएगा। फिर भावार्थ लिखा जाएगा। और यदि अपना और 4 अंक में, वैसे 3 अंक यहीं कवर हो जाते हैं, पर यदि आप काव्य सौंदर्य भी लिख के आते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपके अंक कहीं से कहीं कटने की संभावना नहीं रहती है। यह भी आपको एक और आपको उदाहरण स्वरूप यहाँ पे अगला काव्यांश दिया गया है, उसका अर्थ यहाँ पे भावार्थ दिया गया है, संदर्भ, प्रसंग और ये काव्य सौंदर्य दिया गया है। काव्य सौंदर्य में उस काव्य में जो काव्यांश है उसमें कौन सी जो अलंकार है उसकी प्रमुखता है, कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है, कौन सा गुण है, कौन सा रस है, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। तो आशा करती हूँ कि जो हमारी पहली इकाई है क्षितिज भाग 2 काव्यखंड, उससे आपको ज़रूर इस वाले वीडियो से आपको लाभ मिलेगा और अच्छे से परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। धन्यवाद।